चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम जो है वो 2 दिसंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के न्यूज़पेपर्स में जितने भी करंट मेंशन्ड है उसको हम डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में उस करंट को लिंक करेंगे स्टैटिक जीके के साथ, ताकि करंट के साथ जो भी जीएस का पोर्शन है वो भी हमारा जो है वो साथ के साथ में जो है वो कवर हो। ये हमारा टारगेट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है दैट इज डिजिटल अरेस्ट, टैक्स ऑन टबैको, बायोटेररिज्म, विंटर सेशन, एडिटोरियल एनालिसिस भी आज हम करेंगे साथ में, प्लस साथ में एट द एंड मेंस के क्वेश्चन रहेंगे जिनके आंसर्स लिखकर आप जो हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू डिजिटल अरेस्ट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये समझो कि ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये GS3 का एक टॉपिक है। GS3 में भी अगर हम बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी के साथ लिंक करता है। यूपीएससी में तो मतलब फिक्स रहता है कि इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में HAS में अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। यूपीएससी में डायरेक्ट है इंटरनल सिक्योरिटी, बट लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। तो ये डिजिटल अरेस्ट टर्म होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम हुआ, उससे रिलेटेड जो भी अरेस्ट हो रखे हैं दैट इज डिजिटल अरेस्ट। मतलब किसी भी पर्सन को जो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज डिजिटल अरेस्ट। अब यहां पर न्यूज में क्यों है? क्योंकि सीबीआई ने टास्क दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को टास्क दिया है कि वो टैकल करे डिजिटल अरेस्ट को। मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि फ्रॉड कॉल्स और स्कैम्स कुछ इस तरह से अब जो है वो मॉडिफाई हो गए हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि पूरा उन्होंने फेक कोर्ट बना रखे हैं, फेक पुलिस वाले बन रखे हैं, और फिर जो है वो आप लोगों ने बोलेंगे कि इतना केस चल रहा है, ऐसे चल रहा है, आपको इतना पे करना पड़ेगा, आपको ये फाइन पड़ा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, देखो जज जो है वो वर्डिक्ट सुना रहा है। तो इस तरह के कंसर्न जो है वो काफी रेज हो रहे हैं और इससे रिलेटेड केसेस भी बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सीबीआई को अलर्ट किया यहाँ पर और कहा है कि वो इसको टैकल करे। अब प्रीलिम ओरिएंटेड फैक्ट बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सीबीआई की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1963 में हो रखी है। सीबीआई एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब ये जब बनाई गई 1963 में तो कोई कानून नहीं था, पहले ऐसा नहीं हो कोई सीबीआई एक्ट नहीं बना है, कानून नहीं बना है। डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी, एक संथानम कमेटी थी जिसने रेकमेंड किया था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई कि सीबीआई होनी चाहिए। और सीबीआई की अगर हम बात करें तो फिर ये पावर जो है वो इसको दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल पावर एक्ट है, दिल्ली पुलिस स्पेशल पावर एक्ट 1946, जिसके अंडर जो है वो सीबीआई को पावर मिलती है केसेस को मैनेज करने की। सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट की बात करें तो अभी रिसेंटली हम बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए, तो उनका नाम क्या है ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लस साथ में आपको ध्यान रखना है एक आर्टिकल जो हमेशा न्यूज में रहता है दैट इज आर्टिकल 124, जिसमें यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो याद रखना कि प्रेसिडेंट को जो रिकमेंडेशन है दैट इज बाय द कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम में 5 जजेस होते हैं टोटल, इसमें 4+1 की रेशो होती है, यानी कि 4 जो है वो जजेस होंगे और 1 जो क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये रेकमेंड करेंगे नेम सुप्रीम, जो कोलिजियम सिस्टम है, जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए, देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारे अभी प्रेजेंट सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने हाईलाइट किया एक तरह से कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्टक डाउन कर दिया था। स्टक डाउन का मतलब क्या हो गया कि पार्लियामेंट ने क्या किया, हमारे संविधान में अमेंडमेंट करी 99th, और उन्होंने क्या किया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इंट्रोड्यूस किया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि ये कमीशन डिसाइड करेगा कि जजेस को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा। बट लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको जो है वो कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि वॉलेट कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। पहला पॉइंट। दूसरा यहां पर जो कनेक्ट होता है वो ये होता है कि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो भी फैक्ट हो रही है, यानी कि आर्टिकल
50, जिसमें यह कहा जाता है कि जुडिशरी जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव से अलग है। अब ये क्या कंसेप्ट रहता है कि पावर डिवीजन हो गया या इंडिपेंडेंट हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया। तो देखो हमारा जो संविधान है, हमारे यहाँ पर एक कंसेप्ट चलता है कि हमारे यहाँ पर संविधान सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन एवरीथिंग, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। अब अगर संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स कि संविधान में जो लिखा है वो बिल्कुल सही है और वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अब ऐसा कौन ध्यान, इस बारे में कौन ध्यान रखता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट, मतलब जुडिशरी। देन उसके बाद हमारे संविधान में कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट को दे रखी है। अब पार्लियामेंट में दो विंग होते हैं, एक विंग होता है जो कानून बनाता है, दैट इज लेजिस्लेटिव, एक जो है वो कानून को इंप्लीमेंट करता है, दैट इज एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों अपना काम अलग अलग, जो जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जो इनको ड्यूटीज दी है वो इसको परफॉर्म करते हैं। बट लेकिन ये सभी संविधान के अंडर है, दैट मीन्स सुप्रीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इनका आपस में भी एक रोल रहता है कि जैसे एक अपना अपना काम कर रहे हैं, वैसे ये एक दूसरे के ऊपर चेक भी रखते हैं। चेक का मतलब क्या हो गया कि लेजिस्लेटिव अपनी पावर ज्यादा यूज ना कर ले, एग्जीक्यूटिव कोई पावर एक्स्ट्रा ना यूज कर ले, सुप्रीम कोर्ट कोई जो है वो लाइक जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, वो नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो लॉ बनाना शुरू कर दे। कानून बनाने की पावर, कानून बनाने का जो मेन रोल होता है वो सिर्फ लेजिस्लेचर के पास होता है मेनली। बट लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बना रहा है इन द फील्ड ऑफ लॉ, जो लोकसभा को काम करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा एक्टिव हो रहा है। तो यहां पर क्या रहता है कि इन तीनों का काम अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर चेक भी रखना ताकि कोई भी पावर का मिसयूज ना करे। तो यही कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होता है कि लोकसभा ने क्या किया या पार्लियामेंट ने क्या किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वो लेकर आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि ये जो 99th जो हमारी अमेंडमेंट थी ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई। जब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ये है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है और ये वॉलेट कर रहा है एक तरह से, अगर हम बात करें जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, और इन्होंने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अभी जो हमारे सीजीआई है उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि पॉसिबल है कि इसको रिवाइव किया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो कोलिजियम सिस्टम है ना, जो रेकमेंड कर रहा है कि जजेस कौन जज अपॉइंट होगा, इसमें ना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं है कि किस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। तो एक तरह से जुडिशरी जो वो इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। और दूसरा क्या होता है कि कोलिजियम सिस्टम ने अगर मान लो किसी जज का नाम जो है वो रेकमेंड किया प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको डिले करे थोड़ा सा, जो है वो अगर उस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं ध्यान दे रहे तो कोलिजियम सिस्टम अपने आप जो है वो रेकमेंड कर देता है, अपने आप अपॉइंट कर देता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक टॉपिक है जिसको जो कि हाईलाइट होता है। अब इससे हमें यह भी क्लियर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले वर्डिक्ट किया था, जैसे 2015 में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट, जब उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और 2025 में इसको बात कर रहे हैं कि अभी इसको दोबारा से देखेंगे, तो इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, कि अपनी ही जजमेंट को जो है वो दोबारा से रिव्यू करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो ये टॉपिक डिजिटल अरेस्ट के साथ भी लिंक करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट न्यूज में था इसलिए। और देन दूसरा हमने इसके साथ रिलेटेड जो आपका ये क्वेश्चन है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये हमने कवर किया। अब देखो इसके साथ में जो डिजिटल अरेस्ट है, सिंपली आप देखोगे तो साइबर क्राइम्स के साथ इन्वॉल्व हो रहा है कि जितने भी आपको केसेस देखने को मिल रहे हैं, और इसमें ये लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर लाइक जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज की तरह काम करते हैं, ठीक है, प्रॉपर। जैसे कि अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, पुलिस ऑफिसर्स है, उनकी फोटोज वगैरह यूज करेंगे, डिस्प्ले मतलब प्रोफाइल डीपी वगैरह लगा देंगे, सोशल मीडिया अकाउंट उनके नाम पे बना देंगे, और फिर उसके बाद फेक अरेस्ट वारंट, लीगल नोटिस, ठीक है, और ऑफिशियल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स पूरा बनाकर जो है वो परेशान करते हैं थ्रू ईमेल्स और मैसेजिंग, और फिर फ्रॉड और स्कैम्स देखने को मिलते हैं।
ये इतना कंसर्न मतलब चैलेंजिंग है आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो। इससे सिर्फ ये नहीं हो रहा, ये चैलेंज नहीं बन रहा कि हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे अप्रोक्सीमेटली आप बात करोगे कि एक एवरेज लेवल पर लेकर चलते हैं तो लैक्स में केसेस चल रहे हैं, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हर सेक्टर को लेकर बढ़ रही है। और इससे फाइनेंशियल लेवल पर भी पैसे को लेकर भी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो करोड़ों में नुकसान हो रहा है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है किसको नहीं पता चल रहा, और फिर इसका मिसयूज भी किया जाता है डेफिनेटली। और यहाँ से जो केसेस बढ़ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है ना वेलफेयर का, वो भी इससे इफेक्ट हो रहा है। तो फिर सीबीआई को यहाँ पर एक टास्क दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट का ड्यूटी भी रहती है वेलफेयर को प्रमोट करना, तो आप इसको उसके साथ भी लिंक कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी विंटर सेशन शुरू हुआ है। सेशन जो है वो क्या होता है कि जब मतलब दोनों हाउसेस अपने अलग अलग मीटिंग करते हैं, जितने भी हमारे जो एमपीज है वो वहां पर जाते हैं और जो भी समस्याएं होती है अपनी कंस्टिट्यूंसी की उसको वहां पर रखते हैं, और जो भी सरकार ने काम किया है सरकार को पूछते हैं कि आपने ये काम किया, आप इसका बताओ कि क्या रिजल्ट मिले, आपने पॉलिसी चलाई थी बताओ उसके क्या रिजल्ट है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं। तो अकाउंटेबल बनाने का वे क्या रहता है? वो रहता है सेशन, जिसके बीच में डिस्कशन डिबेट होता है टॉपिक्स को लेकर। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में कहा गया है कि 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा जो है वो गैप नहीं होगा। 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि साल में 2 सेशन तो होंगे, बट लेकिन हमारे यहाँ पर कन्वेंशन के थ्रू 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन एंड तीसरा होता है विंटर सेशन, जो कि अभी शुरू हुआ है। अब विंटर सेशन में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 2 बिल इंट्रोड्यूस करे। इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया, एक तो जो आपका पान मसाला सेस है, सेस मतलब काइंड ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स जो कि पान मसाला के ऊपर लग रहा है, एक तो उसको इंक्रीज करने की बात की है। सेकंड उसके बाद इन्होंने एक्साइज ड्यूटीज टोबैको प्रोडक्ट पर बढ़ाने की बात की है। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया? ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक टेम्पररी पीरियड के लिए रहेगा, ठीक है, 3-4 महीने के लिए रहेगा जनरली, और ये इसलिए किया है ताकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्ट हो जाए। मतलब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ी सी कम हो रही है। मतलब गवर्नमेंट, हमने डिस्कस किया था, दैट इज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स को बढ़ाती है और कम करती है। तो यहाँ पर टैक्स को बढ़ाया मतलब रेवेन्यू को पूरा करने के लिए भी सरकार का जो रेवेन्यू सरकार के पास कम कलेक्ट हो रहा है उसको फुलफिल किया जाए। एक तो ये कारण है, और दूसरा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है तब से सरकार को काफी पैसा जो है वो इन फॉर्म ऑफ लाइक जैसे कंपनसेशन की फॉर्म में स्टेट्स को देना पड़ता है। अब स्टेट्स को पैसा जब कंपनसेशन की फॉर्म में सेंट्रल सरकार दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो उसके बाद सेंटर के पास पैसा कम बच रहा है। तो वो पैसे को भी पूरा करने के लिए यहाँ पर जो है वो ये जो है वो टैक्सेस जो है वो थोड़े से रेज किए गए। तो एक्साइज ड्यूटीज बढ़ी है और जो पान मसाला है उसके ऊपर सेस बढ़ा है। देन उसके बाद है बीजेपी की जो लीडर है प्रेम कुमार, इनको जो है वो बिहार का स्पीकर अपॉइंट किया गया। ये अभी बिहार में इलेक्शन हुए थे, नीतीश कुमार जी 10th टाइम जो है वो सीएम बने हैं बिहार के, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया ये। प्लस साथ में आपको ध्यान रखना है कि वहां पर जो स्पीकर बने हैं दैट इज फ्रॉम द बीजेपी एंड इनका नाम है प्रेम कुमार। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो ऑफिस ऑफ स्पीकर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी डिप्टी स्पीकर न्यूज में थे, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा जो अभी नहीं है, इवन 17th लोकसभा में भी नहीं थे और 18th में भी अभी तक नहीं सिलेक्ट हुए। तो ये कहा जा रहा है कि डिप्टी जो स्पीकर है इनका जो है वो ऑफिस जो है वो होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर का ऑफिस होना ही चाहिए, जरूरत है। और वैसे ही क्यों? क्योंकि क्राइसिस के टाइम पे एक ऑप्शन की तरह काम करते हैं। जैसे मान लो स्पीकर नहीं है, स्पीकर क्या होता है? जनरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है स्पीकर, जो कि अभी जब स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर का मेन काम ही यही होता है कि जब स्पीकर नहीं है तो स्पीकर के जितने भी फंक्शन है उसको परफॉर्म करना, पहला। दूसरा उसके बाद उनका फंक्शन होता है, इसको लिंक कर देना, पहला फंक्शन होता है जब स्पीकर नहीं है तो उस केस में स्पीकर के सारे काम करना। सेकंड, उसके बाद कोई भी कमेटी है अगर वो उसका मेंबर बनता है तो ऑटोमेटिकली वो उसका चेयरपर्सन भी बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम हाउस में बात करते हैं तो स्पीकर के बाद दूसरा ही ऑफिस होता है। थर्ड, आपको ध्यान रखना कि अगर ज्वाइंट सिटिंग दोनों हाउसेज की हो रही है, ज्वाइंट सिटिंग दोनों हाउसेज की, लोकसभा राज्यसभा दोनों की ज्वाइंट सिटिंग हो रही है, तो उस केस में स्पीकर प्रिसाइड करता है। बट लेकिन अगर स्पीकर नहीं है तो दैट इज डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा।
तो वो भी एक फंक्शन रहता है उनका। एक और फंक्शन बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन के लिए भेजना है तो वहां पर स्पीकर को जाना था, बट लेकिन स्पीकर नहीं जा पा रहे तो उनकी जगह डिप्टी स्पीकर भी जा सकता है, तो ये एक रोल भी प्ले करते हैं। जब एज एन स्पीकर काम कर रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर डेकोरम जो है वो हाउस के अंदर मेंटेन करके रखते हैं इस तरह से। तो ऑलमोस्ट ये सिमिलर फंक्शन स्पीकर के भी रहते हैं। और स्पीकर जो है जब हमारे यहाँ पर, जैसे मान लो ये पर्सन स्पीकर बने, मैंने यहाँ पर बीजेपी क्यों बोला, मैंने बीजेपी इसलिए बोला क्योंकि जब ये स्पीकर बने तो ये सिर्फ न्यूट्रल रहेंगे, बट लेकिन ये जो जिस पार्टी से ये आए हैं उसकी मेंबरशिप को नहीं छोड़ते। मतलब ये बीजेपी के मेंबर रहेंगे, सिर्फ इनका ऑफिस जो है वो न्यूट्रल होगा, मतलब स्पीकर का ऑफिस न्यूट्रल होगा, मेंबरशिप बीजेपी की इनके पास रहेगी। लेकिन यूके में क्या होता है कि जब कोई पर्सन स्पीकर अपॉइंट हो जाता है तो उसको जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी होती है वहां उसकी जो मेंबरशिप होती है उसको वहां से रिजाइन करना पड़ता है। देन उसके बाद देखो बायोटेररिज्म, ये भी टॉपिक जो है वो एक तरह से अगर हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी का है। और सोशल जब हम क्राइसिस की बात करते हैं ना तो वहां पर हम इसको एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं कि सोसाइटी में जैसे डिजास्टर एक चैलेंज बना हुआ है आज के टाइम पे, चाहे वो फ्लड्स हो गए चाहे वो साइक्लोन्स हो गए, वैसे ये बायोटेररिज्म भी एक चैलेंज जो है वो बनता जा रहा है। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उन्होंने ये कहा कि बायोटेररिज्म जो है वो एक सीरियस थ्रेट जो है वर्ल्ड के लिए, बट लेकिन वर्ल्ड अभी इसके लिए रेडी नहीं है। बायोटेररिज्म का मतलब क्या हो गया एक तरह से अगर हम बात करें सिंपली, तो देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि एक 50th यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुआ है, न्यू दिल्ली में ये हुआ। और यहाँ पर सबसे पहले तो याद रखना कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन ये 50th मीटिंग जो है वो इसकी या कॉन्फ्रेंस अगर हम बात करें तो दैट इज इन न्यू दिल्ली। तो ये हो गया प्रीलिम का फैक्ट। यहाँ पर इन्होंने कहा कि बायोटेररिज्म मतलब बायोलॉजिकल वेपन से रिलेटेड ये बहुत कंसर्न, जैसे डीएनए हो गया या कोई वायरसेस हो गए, जैसा हमने कोविड-19 देखा था, काफी बार जो है वो ऐसा हाईलाइट भी हुआ था सोशल मीडिया पे कि ये जो है वो एक तरह से बायो वॉरफेयर है। तो इस तरह का जो चैलेंज है वर्ल्ड अभी इसके लिए रेडी नहीं है और हमें इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के चैलेंजेस बनते जा रहे हैं अब। तो इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। और ऑलमोस्ट इन्होंने ये भी कहा देखो कि जो मतलब जो होम मिनिस्टर जो ये आपके फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने कहा कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब जैसे कि टेररिस्ट, अभी क्या कर सकते हैं कि ये जो है वो बायोलॉजिकल एजेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा दैट इज एक बहुत न्यूज में चलता है, मतलब कॉमन सा, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि अगर मतलब एग्रीकल्चर के अंदर एंटर कर जाए, जैसे लोकस्ट अटैक, लोकस्ट के बारे में सुना होगा आपने कि वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से यहाँ पर आते हैं, फिर वो हमारी जो फसल है उसको तबाह कर जाते हैं। दैट इज काइंड ऑफ बायोटेररिज्म। अब उनको हम लोग उनके लिए बॉर्डर तो कोई, उनको तो बॉर्डर मैटर नहीं करते, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है और ये बहुत कंसर्निंग है और वर्ल्ड अभी इसके लिए अवेयर नहीं है। और स्पेशली ग्लोबल साउथ, जो ये ग्लोबल साउथ है ना जिसमें ऑलमोस्ट डेवलपिंग जो इकोनॉमीज आ रही है, जैसे कि इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, अर्जेंटीना हो गया, दैट इज ग्लोबल साउथ। ये ग्लोबल साउथ में इस तरह की समस्याएं बनती जा रही है और अभी हम इसके लिए पूरा प्रॉपर प्रिपेयर भी नहीं है, तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी में बायोटेररिज्म को आप लिख सकते हैं एज एन एग्जाम्पल कि ये आज के टाइम पे एक चैलेंज बनता जा रहा है। फिर उसके बाद देखो अगर हम बात करें, ये आपको याद रखना है फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, हीरोन MK सेकंड यूएवी हमने प्लान किया है कि हम जो है वो इसको जो है वो किससे लेंगे, इजराइल से। यूएवी का मतलब हो गया अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, एक तरह से ये ड्रोन है, ठीक है, जो कि इंडियन आर्मी के पास अभी है लेकिन अभी हम और खरीदेंगे और ये किसके है, इजराइल के। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ये जो है वो इस टाइम पे हमने ये रियलाइज किया था कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन होने चाहिए, क्योंकि अगर वॉर होती है, ठीक है, कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 होती है, वैसे हमारी पूरे वर्ल्ड की ये एक्सपेक्टेशन रहती है और यही कोशिश रहती है कि वॉर ना हो। बट लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है, या हम ये कहते हैं कि वॉर तो हम लड़ रहे हैं ना टेररिज्म के अगेंस्ट,
हम लोग जो नक्सलिज्म है उसको भी एलिमिनेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हम लोग अगर रोज न्यूज़पेपर में देखें तो कितने जो नक्सलाइट्स है वो सरेंडर कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वॉर, काइंड ऑफ अ वॉर, कि भाई जो टेररिज्म है, जो भी सोशल इवल्स है, हम उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। सिमिलर हम क्लाइमेट चेंज को लेकर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उनको एड्रेस करना है। तो वैसे ही जो अनार्म ड्रोन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करेंगे, स्पेशली जैसा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे भी रोल प्ले किया था, आगे भी। फिर उसके बाद देखो जो नेक्स्ट ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक डाटा नहीं है, ये रियलिटी है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स फॉल बट those with fewer than 10 student see steadily rise। मतलब क्या हुआ, सबसे पहला तो कि जो आंकड़ा है ना गवर्नमेंट स्कूल्स का जो डाटा है, जो मतलब लाइक अगर हम कहते हैं ना वो लगातार गिरता जा रहा है, मतलब प्राइवेट स्कूल ज्यादा हो रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल कम, और ऐसे स्कूल तो और ज्यादा हो गए हैं जिसमें 10 से कम बच्चे हैं। मतलब अभी अगर हम बात करें हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, मोस्टली सब प्रेफर कर रहे हैं प्राइवेट की तरफ को। तो एक कंसर्न रेज होता जा रहा है। और अगर आप अपने हिमाचल को देखोगे ना, हिमाचल में यहाँ पर जो स्कूल्स है ना वहां पर जो स्ट्रेंथ है ना बच्चों की अब वो चेंज होती जा रही है। यहाँ पर लोकल बच्चे कम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, रेदर देन जो बाहर से जो लेबरर्स है, जो माइग्रेंट है, उनके बच्चे, जैसे झारखंड बिहार के जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके बच्चे स्कूल्स में ज्यादा पढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू आर लोकल। और ऐसे भी स्कूल बहुत सारे हो गए हिमाचल प्रदेश में जहां पर बच्चे बहुत कम है, हर क्लास में आपको एक एक दो दो बच्चा देखने को मिलेगा, स्पेशली जब हम 5th क्लास तक बात करते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो रेज हो रहा है। इसको लेकर हिमाचल सरकार ने मर्जर की भी बात करी थी कि जिन स्कूल में स्ट्रेंथ कम है उनको मर्ज कर दिया जाएगा। तो अगर मर्ज करते हैं तो फिर क्या होगा कि टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट के जो सोर्सेज है वो भी कम होंगे। तो एक समस्या जो है वो बनती जा रही है। और अगर आप डाटा बात करेंगे इसमें तो ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ये कहा है, ये कहा जाता है कि इंडिया हैड 10.32 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स इन 2019-20, बट लेकिन अभी कितने रह गए, 10.13, कम होते जा रहे हैं। 2024-25 का ये डाटा है। ये कंसर्न है हमारे लिए। आप इसको भी मेंस में लिख सकते हैं एज एन एग्जांपल। देन उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राधा कृष्णन है। अभी राधा कृष्णन कौन है, सबसे पहले तो देखो अभी ये न्यूज में आए, पहले इलेक्ट होने के बाद अब ये न्यूज में आए हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, और हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का। तो मतलब जब राज्यसभा का सेशन अभी बैठा है तो उसमें इन्होंने इसको चेयर किया। तो यहां पर हमें क्या पता चलता है, तो जब राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट एज एन चेयरपर्सन चेयरपर्सन उन्होंने इसको प्रेसाइड किया, तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, यहाँ पर रिसीव्ड रिच ट्रिब्यूट अक्रॉस द जितने भी पार्टी मेंबर्स है वहां पर। तो जो अपोजिशन लीडर है ना या ऑपोजिशन है, उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट करी कि हम ये मानते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी यहाँ पर जो भी डिबेट डिस्कशन होगा उसमें आप एक जो है वो इम्पार्शियल वे में काम करेंगे ताकि बैलेंस जो है वो बना रहे दोनों साइड से, यानी कि अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी, दोनों के बीच में डिबेट डिस्कशन जो भी होगा उसको लेकर बैलेंस बना रहे। और एज एन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आप जो है वो न्यूट्रली जो है वो दोनों ही पक्ष को बराबर सुनोगे, ऐसा जो है वो अपोजिशन ने कहा। इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें यहां से क्या मैसेज मिला, हमें यहां से ये मैसेज मिलता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, उसका काम जो है वो न्यूट्रल रहकर बैलेंस बनाकर चलना है, ताकि कोई भी डिबेट डिस्कशन हाउस के अंदर हो रही है तो वो प्रॉपर वे में हो और उससे वेलफेयर प्रमोट हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो, अच्छे से पॉलिसीज बने। तो ये इनका मेन काम रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, अब यहां पर देखो
ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये समझो, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, विंटर सेशन शुरू होने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करी और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इज अ प्लेस फॉर डिलीवरी नॉट फॉर ड्रामा। अब ये ड्रामा को छोड़ दो, पार्लियामेंट इज अ प्लेस फॉर डिलीवरी। अब इसमें देखो यहां पर क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम ये मत सोचो कि यहां पर हमें अपोजिशन को हम जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा। मॉनसून सेशन वर्चुअली अगर हम करें, वॉस्ट अवे हो गया एसआईआर को लेकर, इससे हमें क्या मैसेज क्लियर होता है? इससे हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई सेशन में आकर डिबेट डिस्कशन होगा, तभी तो वर्किंग होगी, तभी तो पार्लियामेंट काम करेगी, तभी तो लोकसभा काम करेगी, तभी कानून बनेंगे। और साथ में यहां से हमें एक मैसेज और भी मिलता है कि अगर पार्लियामेंट प्लेस फॉर डिलीवरी है तो दैट मीन्स कि यहां से हमें अच्छे रिजल्ट, अच्छे कानून, ये सब मिलना चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? जब हमारे पास एक स्ट्रांग अपोजिशन होगा, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है ना, पार्लियामेंट लाइक जैसे सेशन के जो डेज है वो अब कम होते जा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक समस्या जो है वो बनी हुई है। देन उसके बाद अब देखो, जैसे यहां पर प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि नॉट फॉर ड्रामा, अब इसके अपोजिशन में अपोजिशन ने कुछ बोल दिया, तो अपोजिशन ने क्या बोला? प्रियंका गांधी जी है, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है मोदी जी के जो इन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो ड्रामे के लिए नहीं है। मतलब इन्होंने ड्रामा उसको वो काउंट किया। यहां पर इन्होंने कहा कि स्ट्रेसिंग रेजिंग द इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब हमें यह भी क्लियर होगा कि पार्लियामेंट में क्या काम हो रहा है। पार्लियामेंट में काम हो रहा है कि जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेकर इश्यूज है उनको रेज किया जाता है। और कौन इशू रेज करता है? कोई भी एमपी है। अब ये एमपी अपोजिशन का भी हो सकता है, ये एमपी गवर्नमेंट यानी कि रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है। तो पहला जो कंसेप्ट आता है वो भी हमें पता चलता है कि ये भी पार्लियामेंट का एक फंक्शन है कि पार्लियामेंट जो है वो इज अ प्लेस फॉर डिलीवरी, कि वहां से वहां रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं। जो भी अपनी कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो अपने जितने भी चैलेंजेस है कंस्टिट्यूंसी के वो वहां पर रख रहा है। प्लस साथ में सरकार ने अगर कोई इनिशिएटिव लिया था उसकी कंस्टिट्यूंसी को लेकर तो फिर वो सरकार से पूछ रहा है कि बताओ भाई क्या रिजल्ट मिले। वैसे ही यहां पर दूसरे पॉइंट से हमें क्या मिला? हमें यह पता चला कि पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसा प्लेस है जहां पर जो है वो इश्यूज को रेज किया जाता है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेकर है। तो दो फीचर्स हमें मिल गए पार्लियामेंट के सिर्फ इस न्यूज से कि हम पॉलिटिकल ना जाकर हमने अपने सिर्फ काम के ऊपर फोकस, जो काम का कंटेंट है उसके ऊपर फोकस किया। ये एक ऐसी टर्म है जो बिल्कुल बेसिक माइंड में रह सकती है। देन उसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कोल्ड वेव। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की अगर हम बात करें जो कि 1875 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, इन्होंने कहा है कि इस बार कोल्ड वेव रहेगी। कोल्ड वेव का मतलब क्या हो गया कि जो प्लेन्स है वहां पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम होगा और जो हिली एरियाज है वहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री। और अगर अभी हिमाचल प्रदेश में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो टेम्परेचर है, अभी अगर हम शिमला को लेकर चलते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 0 से 3 के बीच में जो है वो शिमला सोलन डिस्ट्रिक्ट में अभी टेम्परेचर चल रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर ये 0 तक पहुंच गया, 0 से नीचे पहुंच गया, तो दैट इज कंडीशन ऑफ कोल्ड वेव। तो यहाँ पर कुछ एक रीजन्स है, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर जो है वो वार्निंग दी है कि कोल्ड वेव जो है वो इस बार देखी जा सकती है। तो नॉर्थ इंडिया तो ऑलमोस्ट इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ईस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जो वो चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं रिलेटेड टू द कोल्ड वेव। नॉर्थ इंडिया तो इसमें इंक्लूड किया ही जा रहा है। तो हमारे लिए चैलेंज है, दिल्ली में भी टेम्परेचर, हमारे यहाँ पर हिली एरिया में टेम्परेचर गिरेगा तो ऑलमोस्ट है कि दिल्ली में भी जो है वो काफी ठंड हो जाती है। फिर उसके बाद देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से हमें ये क्लियर होता है कि भाई स्टबल बर्निंग नहीं रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा कि फार्मर कैन नॉट बी मेड स्केप गोट फॉर एयर पोल्यूशन इन नेशनल कैपिटल। मतलब फार्मर्स को क्या करते हैं कि स्टबल बर्निंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे नई फसल अगर उगानी है तो उससे पहले जो फील्ड है, जो खेत है, उसको क्लियर करना पड़ता है। तो
खेत को क्लियर करने का सबसे जो इजी ऑप्शन रहता है कि दैट इज जो भी वहां पर बचा उसको जला दो। तो फार्मर इजी ऑप्शन है, फॉलो करते हैं, और इसके कारण जो है वो दिल्ली में पॉल्यूशन हो जाता है, ऐसा सरकार, ऐसे जो है वो मैक्सिमम गवर्नमेंट कहती है। बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोविड के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे भी तो स्टबल बर्निंग हुई थी। कोविड-19 के टाइम पे तो एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा हुआ है, तो मतलब स्टबल बर्निंग तब भी हुई थी, लेकिन फिर क्यों नहीं दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ा? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि व्हीकल्स रिस्पॉन्सिबल है, और जो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिल्ली एयर पोल्यूशन। अकेले स्टबल बर्निंग नहीं है, कुछ हद तक स्टबल बर्निंग भी कह सकते हैं, बट लेकिन जो दिल्ली एयर पोल्यूशन है उसके लिए व्हीकल से जो एमिशन हो रहा है प्लस साथ में इंडस्ट्री से जो एमिशन हो रहा है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मेनली वो रिस्पॉन्सिबल है जो कि दिल्ली एयर पोल्यूशन के साथ लिंक करते हैं। तो अब आप इसको एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अकेला स्टबल बर्निंग नहीं, आप ये भी बता सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद देखो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर ये एडिटोरियल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कहा जा रहा है कि हमें जो है वो एक न्यू एक्शन प्लान चाहिए स्पेशली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। देखो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर हम बात करें, जैसे एंटीबायोटिक है, नॉर्मली क्या होता है कि हमने एक एंटीबायोटिक खाई, हमें कोई असर नहीं हुआ, ठीक है। अब ये असर क्यों नहीं हुआ? हमने मान लो 5 दिन का डॉक्टर ने हमें कोर्स करने को कहा था, हमने वो कोर्स किया, बट लेकिन हमें कोई आराम नहीं पड़ा। सिमिलर लाइक वैसी ही कंडीशन है, तो हम डॉक्टर के पास दोबारा गए, हमने कहा कि सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो डॉक्टर क्या करता है, दवाई चेंज करके देता है, फिर इस बार वो दूसरी एंटीबायोटिक देगा, फिर हम ठीक हो गए। अब पहले वाली एंटीबायोटिक से हम क्यों नहीं ठीक हुए थे? क्योंकि जो बैक्टीरिया जो हमारी जो कि डिजीज कॉजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसने क्या किया है कि वो उस एंटीबायोटिक को रजिस्ट कर गया है, मतलब उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, उस मेडिसिन जो एंटीबायोटिक ली थी। और ये आज के टाइम पे एक चैलेंज बनता जा रहा है। तो इसकी वजह से हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तो देखो पहले 5 दिन के कोर्स दिया था तो उसमें ठीक हो जाने थे, तो अब उसमें ठीक नहीं हुए, तो मतलब क्या है कि 5 दिन का और कोर्स दिया, तो मतलब तो ठीक होने में टाइम लग रहा है 10 डेज। तो इसका इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, काफी कंसर्न रेज हो रहे हैं। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस तक लिंक नहीं है, ये एनिमल्स तक भी लिंक है। दूध बढ़ाने के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक जो है वो केमिकल्स जो है वो आजकल जो है वो कैटल को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो रेजिस्टेंस है वो वहीं से इफेक्ट हो रहा है। वहीं पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन बनता, जो आपका रेजिस्टेंस है वो बनता जा रहा है, तो फिर बाद में चैलेंजेस रेज हो रहे हैं। तो ये सब जो है वो इस एडिटोरियल में मेंशन था। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को पता चला भी इतना बड़ा चैलेंज है, तो उन्होंने न्यू एक्शन प्लान लेकर आए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर, जिसको हम कह रहे हैं NAPMAR 2.0। 2025 से 29 तक का ये प्लान है, जिसमें डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात चल रही है कि जो भी सरकार के मेजर इनिशिएटिव होंगे उनको डिटेल्ड इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट अगर आप एक समरी देख रहे हो तो इससे पहले 2017 का जो प्लान था, ये पूरा पहला नेशनल एक्शन प्लान जो कि 2017 में आया था, पहला एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर, जिसमें फोकस किया गया था नेशनल लेवल पर। ठीक है, यहाँ पर मल्टी सेक्टर पार्टिसिपेशन के बारे में बात करी गई थी कि जो वन हेल्थ है और थिंकिंग के बारे में कि स्टेट्स जो है वो प्लान बनाएंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे रिलेटेड टू एंटी माइक्रोबियल। बट लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत लिमिटेड थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल है ना, अगर हमें एक दवाई असर नहीं कर रही तो डॉक्टर दवाई बदल के दे देगा, कोई सोचेगा ही नहीं, वो ठीक हो गया बस काम खत्म। बट लेकिन वो रजिस्ट नहीं कर पाया उसको पहली बार, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। तो फिर इस बार यहाँ पर टारगेट किया गया कि जो ये दूसरी पॉलिसी बनाई गई 2.0 रिलेटेड टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करेंगे और यहाँ पर वेरियस जितने भी जो आपके सेक्टर्स है उसको यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पर टारगेट रखा है कि जो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज है उसको रोकना है, जितने भी रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म है उन पर काम करना है ताकि इस तरह के चैलेंजेस ना आए। और एक तरह से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो भी कंटेमिनेटेड वेस्ट है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है उसको भी एलिमिनेट करना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार हम बात कर रहे हैं वन
हेल्थ की, कि एक हेल्थ कंसेप्ट को लेकर चलेंगे जिसमें एनिमल्स भी है, जिसमें ह्यूमंस भी है, दोनों को यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से अगर कोई सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, दैट इज़ पुअर सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शन, जिसके पास दवाइयाँ लेने के लिए प्रॉपर पैसे नहीं है। वो एक बार डॉक्टर के पास चला गया, 5 दिन की दवाई लेकर आ गया, फिर वो बोला कि आराम पड़ जाएगा, नहीं पड़ रहा है, फिर दोबारा उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो दवाई लेने भी नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से और ज़्यादा जो डिजीज़ है वो और इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए ये आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। देन उसके बाद इसमें सर्विलेंस और गवर्नेंस के ऊपर भी काम किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो है वो प्रॉपर डाटा बने, और सेंट्रल स्टेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी, उसके ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, स्पेशली जब हम बात करते हैं कि जितने भी एसेंशियल्स रहते हैं रिलेटेड टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पर रैपिड डायग्नोसिस हो रही है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल भी है, इन्वेस्टमेंट को लेकर भी इस तरह से आप प्रॉपर कवर कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये सारा कंटेंट मेंशन है जो अभी हमने डिस्कस किया। देन देखो जो नेक्स्ट है दैट इज कि हमें जरूरत है हर्ट रिसाइलेंस अर्बन प्लानिंग की। अब अर्बन प्लानिंग का कंसेप्ट सबसे पहले देखो, जब हम बात करते हैं ना, हमें एक टॉपिक मिला दैट इज अर्बन प्लानिंग। क्या होता है ये अर्बन प्लानिंग, पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। अब 2-3 वर्ड्स है जो हमें क्लियरली याद रखने हैं। एक तो हो गया सस्टेनेबल, इनको ना नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करके फिर आगे जहां पर भी आप पढ़ते हो सामने दीवार में या किसी भी करके चिपका दो, ताकि रोज इनको पढ़ते रहो, हमारे माइंड में छप जाए। सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, होलिस्टिक, इनोवेटिव, इंक्लूसिव, INCLUSIVE। अगर हम डेवलपमेंट को इन सभी वे में लेकर चल रहे हैं और इन सभी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, दैट इज अर्बन प्लानिंग। अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, पॉलिसीज कैसी होगी, लोग घर कितने बना सकते हैं, कितने मंजिल वो बना सकते हैं, किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, किस तरह से सीवरेज पैटर्न होगा, किस तरह से रोड रहेंगे, दैट इज अर्बन प्लानिंग। अब ये जो अर्बन प्लानिंग का कंसेप्ट है क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट हो रही है। पहला पॉइंट कि जो माइग्रेशन है फ्रॉम रूरल टू अर्बन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन हो रही है। बट लेकिन ये अर्बनाइजेशन होनी तो सस्टेनेबल चाहिए थी, बट लेकिन हम कैसा चैलेंज फेस कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर चैलेंज फेस कर रहे हैं रिलेटेड टू दैट इज रैपिड अर्बनाइजेशन। तो ये जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, इसमें ये जो कंसेप्ट है ना सस्टेनेबिलिटी का, ये इफेक्ट हो रहा है और इसके रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। कैसे, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि डिजास्टर्स, अर्बन एरियाज में फायर के इंसिडेंट, जिसको अर्बन फायर कहते हैं, बिल्डिंग्स में आग लग रही है, बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जा रही है। जैसे शिमला में अगर हम बात करें, हर मानसून में और बिना मानसून के भी कई बार जाओ बिल्डिंग जाओ गिर जाती है। डिजास्टर को लेकर अगर हम बात करें तो दैट इज बारिश, फ्लड। जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें, जब वो कोचिंग सेंटर का जो फ्लोर था उसमें पानी भर गया था और वहां पर 3 बच्चों की जो वो डेथ हो गई थी। तो इस तरह के चैलेंजेस जो है वो रेज हो रहे हैं अर्बन एरियाज में। तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि भाई रिसाइलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये जो है वो इस एडिटोरियल की कोर थीम है। और कई बार एडिटोरियल अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर जिसने लिखा है उस पर्सन का नाम भी जरूर पढ़ लेना। कई बार क्या होता है कि वो एक IAS या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसने लिखा होता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देखो हम यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारी जो सिटीज़ है ना, अगर हम बात करें, वो एक हिडन हार्ट डिजीज को फेस कर रही है। बट लेकिन साथ साथ में अगर हम एक हार्ट रिसाइलेंस प्लानिंग को प्रमोट करेंगे, अब यहाँ पर मैं इसको हार्ट डिजीज को लेकर कैसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन आज के टाइम पे हो रही है, तो अर्बन एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनको एक चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं वेरियस, लाइक जैसे डिजास्टर हो गया। इसमें अगर हम बात करें दैट इज एयर पोल्यूशन,
अब अर्बन एरियाज में आज के टाइम पे एक तो लोग है जो माइग्रेंट मतलब माइग्रेशन क्या कह सकते हैं कि माइग्रेंट मतलब वहां पर रह रहे हैं जाकर। दूसरा जो एजिंग पॉपुलेशन है, एज फैक्टर, अर्बन एरिया में बहुत सारे एज सीनियर सिटीजन भी हम इसको कह सकते हैं, वो लोग वहां पर रह रहे हैं। अब इन लोगों को एयर पोल्यूशन के केस में बहुत सारी डिजीज का चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ रहा है, जैसे हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो गई या फिर एयरबोर्न कोई भी डिजीज हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये सभी चैलेंजेस जो है वो ये फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई जो लाइफस्टाइल है अर्बन एरियाज में और जो कंडीशंस वहां पर बनती जा रही है उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो रही है, हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं यहां पर फिर क्या बता रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं अर्बन लाइफस्टाइल के बारे में कि एक तो पोल्यूटेड एयर मिल रही है, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल वैसा है, दूसरा फिर यहां पर कह रहे हैं कि प्लानिंग गैप भी है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जा रही। गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली एयर पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए आर्टिफिशियल ड्रेन कर दी, बट लेकिन उसका कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं, एग्जैक्ट रिजल्ट ही नहीं मिले हमें उतने। फिर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो और बढ़ता है और गिरता जा रहा है, वो उसमें इंप्रूवमेंट कोई नहीं देखी गई। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई हार्ट रिसाइलेंट प्लानिंग चाहिए, कि हमें वो प्लानिंग के बारे में सोचना पड़ेगा जिसमें हम ये कहें कि जो ये चैलेंजेस है ना, इनका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर पड़ रहा है, तो हमें वैसी ही प्लानिंग चाहिए। तो जैसे अगर हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो हमारे पास एक इतनी अच्छी एयर क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें हमारा जो लंग्स है वो प्रॉपर फंक्शन करे, कोई डिजीज ना स्प्रेड हो। तो फिर गवर्नमेंट ने वेरियस इनिशिएटिव भी शुरू कर रखे हैं जो इसमें मेंशन्ड है, जैसे कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अमृत मिशन हो गया, दीज आर कॉमन एग्जाम्पल। तो आप इस तरह से लिंक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि पॉल्यूशन लेवल भी कम होगा, बट लेकिन स्टिल इसकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, तभी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब दिल्ली एयर पोल्यूशन से जो एयर पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा है, यंगस्टर्स को तो कम असर पड़ेगा, लेकिन जो एज्ड पीपल है उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो जो एयर पोल्यूशन है उसको एक तरह से साइलेंट किलर भी कहा जाता है। वैसे तो देखो नॉइस पोल्यूशन को भी कहते हैं, बट लेकिन एयर पोल्यूशन को भी कह सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन भी आज के टाइम पे समस्या जो है वो बनती जा रही है, स्पेशली विंटर्स के टाइम पे बात करें तो देखो, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अकेला स्टबल बर्निंग ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। या आप स्टबल बर्निंग यानी कि फार्मर को ही नहीं कह सकते कि वही दिल्ली पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्हीकल्स के वजह से जो एमिशन हो रहा है, जो इंडस्ट्री से जो एमिशन हो रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो वहीं दूसरा हमें ये क्लियर हो गया कि एयर पोल्यूशन से फिर एयरबोर्न डिजीज हो रही है और ये साइलेंट किलर भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो ये चैलेंज है। अब अर्बन एरियाज में कौन कौन से चैलेंजेस है, तो वहां पर आप ये लिख सकते हैं, तो बता सकते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन है और जो एयरबोर्न डिजीज है, जो कि पोल्यूशन की वजह से डिजीज रेज हो रही है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। अब आज के टाइम पे बात करें तो काफी सारे लोगों को दिल्ली में अगर हम बात करें तो सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है, एंड दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव स्मोकिंग, क्योंकि वो धुआं अंदर तो जा रहा है, ठीक है, केमिकल वाला, बाहर नहीं आ रहा। तो ये पैसिव स्मोकिंग का एग्जांपल है जिसकी वजह से हमारे लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं और ये चैलेंज बन रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें कोशिश करनी पड़ेगी, इंटरवेंशन का मतलब होगा क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। तो हमें एक बेहतर इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, जिसमें अगर हम बात करें कि हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी हमारे पास जो फुटपाथ है वो बिल्कुल क्लियर हो, हमें एफॉरेस्टेशन कैंपेन को प्रमोट करना पड़ेगा। तो वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, जैसे ट्रीज हो गए, पार्क हो गए, अर्बन फॉरेस्ट, इसको प्रमोट करना पड़ेगा। देन उसके बाद फूड और जो कम्युनिटी स्पेसीज है उनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा कि जो जंक फूड है उसको अवॉइड करना है, और जो एक हेल्थी डाइट है, एक हेल्थी लाइफस्टाइल है, उसको हमें फॉलो करना है। कम्युनिटी स्पेसीज हमारे बेहतर होने चाहिए, जहां पर जैसे कि पार्क हो गया तो वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, सैनिटेशन हाइजीन का पूरा प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें जो लो इनकम, जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वही इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे दिल्ली एयर पोल्यूशन में बात करें तो अमीर लोग जो है वो तो दिल्ली छोड़ के कहीं और चले गए, लेकिन जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो वल्नरेबल है, लो इनकम है, वो वहीं पर है, वो उसी पोल्यूटेड एयर में जीवित है।
उसी पोल्यूटेड एयर से जो वो लड़ते जा रहे हैं। तो एक तरह से जो ये एयर पोल्यूशन है, अब देखो एक नई टर्म आ गई यहाँ पर, दैट इज इनविजिबल अर्बन थ्रेट। तो हम इससे भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें इसको एड्रेस करना पड़ेगा। हमें फिर यहाँ पर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन रहेगी, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि अर्बन सोल्यूशन टू क्राइसिस, ये थीम भी रखी है इवन वर्ल्ड हैबिटेट डे की। तो हमें कुछ भी चैलेंजेस उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा और यहाँ पर कोलैबोरेशन के थ्रू हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई किसी कंट्री का मॉडल आ गया कि वहां पर उस कंट्री ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए थे और वैसे इनिशिएटिव अगर हम भी लेते हैं तो हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे मॉडल्स, ऐसे एग्जांपल्स आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगे। तो फिर आपको इनको अलग से नोट डाउन करके रखना है फॉर मेंस की, ये भाई ये कंटेंट जो है वो मेंस के लिए वहां पर हेल्प करेगा। देन उसके बाद बायो रेमेडिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कंसेप्ट यूनिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बायो रेमेडिएशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमने इसको देखो, जब हमने एनवायरनमेंट पढ़ा था तो हमने वहां पे भी डिस्कस किया था। अब इसमें क्या मेंशन है कि व्हाई डज इंडिया नीड बायो रेमेडिएशन, इंडिया को क्यों जरूरत है बायो रेमेडिएशन की। ये कचरा देखोगे ना अगर, तो इससे क्लियर हो जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इंडिया नीड बायो रेमेडिएशन बिकॉज जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, रैपिड अर्बनाइजेशन है, उसकी वजह से अगर हम बात करें जो पोल्यूशन है, एयर, वाटर, सॉइल, तीनों पोल्यूटेड हो रही है, इफेक्टेड हो रही है। तो हमें जो कन्वेंशनल क्लीन अप मेथड है वो बहुत महंगे है। एक तो ये कह रहे हैं कि पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, दूसरा जो कन्वेंशनल मेथड्स है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो फिर बायो रेमेडिएशन एक सोल्यूशन है। बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या हो गया, बायो मतलब हो गया लिविंग। जब हम लिविंग जो भी रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, तो दैट इज़ बायो रेमेडिएशन। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये भी जो है वो एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर फिर मीनिंग सिंपल रहता है कि हम क्या कर रहे हैं कि बायोलॉजी मतलब लिविंग बींग्स को यहाँ पर यूज़ करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखोगे हमारे रिवर्स भी पोल्यूटेड हो रही है, चैलेंजेस रेज हो रहे हैं। और एक यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करना है। तो अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हो, टाइम लगाकर, 1 घंटा लगाकर, तो 2 घंटे लगाकर, जितना भी आपको शुरू में टाइम लगे, शुरू में टाइम लगता है बट लेकिन अगर आप इसको कवर करते हो तो इससे क्या होगा कि आपके पास कंटेंट जाएगा, टॉपिक को लेकर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कंटेंट जाएगा। जस्ट लाइक क्या है कि ये एडिटोरियल में जो मेंशन था मैंने उसको समराइज कर दिया। तो आप एडिटोरियल ना पढ़कर आप इसको भी अगर पढ़ लेते हो तो दैट इज इनफ। फिर उसके बाद देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्लेज किया है कि वो सपोर्ट करेंगे श्रीलंका को, और क्योंकि वहां पर जो डेथ टोल है अभी तो 400 के अराउंड चला गया, तो ये चैलेंज रेज हो रहा है। मतलब क्या है कि साइक्लोन दितवा ये हिट किया, इसका नाम जो है वो यमन ने रखा है, यमन ने इसका नाम दिया और इसकी वजह से डेथ जो है वो अभी 400 तक पहुंच गई है। ये एक चैलेंज बन रहा है। 390 मेंशन थी न्यूज़पेपर में पहले, बट लेकिन अभी 400 के अराउंड पहुंच गए हैं। तो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं। कौन से क्राइसिस चल रहे हैं? नेचुरल डिजास्टर जो कि साइक्लोन की वजह से आ रही है, और वहां पर फ्लड लाइक कंडीशन जो है वो बन गई है, पूरे फ्लड्स देखे जा रहे हैं। इवन तमिलनाडु में भी जो है वो चैलेंज जो है वो देखे गए, वहां पर भी काफी जो है बारिश हो रही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो रही है। तो अब देखो हमने यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा लॉन्च किया था? सागर बंधु। तो अब ये प्रीलिम का फैक्ट हो गया। साथ में हमें ये भी क्लियर हो रहा है यहाँ से कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरा वर्ल्ड एक साथ आ गया भाई एक कंट्री को सपोर्ट करने के लिए। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी। वर्ल्ड लेवल पर भारत ने भी सपोर्ट किया, भाई पड़ोसी देश है, तो हम क्या कहते हैं? नेशन फर्स्ट। ठीक, एक हमारी जो पॉलिसी रहती है, जैसे हम कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। जैसे आप देखते हो कि जब यूएस ने टैरिफ लगाया और कहा हमें कि भाई रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा इंडिया, अगर वो बंद करेगा तभी टैरिफ कम होगा, तो हमने क्या कहा? हमारे जो एस जयशंकर है उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हमारे लिए देश पहले है, और अगर देश को प्रॉफिट हो रहा है रशिया से ऑयल खरीदने में तो रशिया से खरीदेंगे, अगर आपसे सस्ता मिल रहा है तो हम आपसे खरीदेंगे। तो नेशन फर्स्ट हो गया। अब नेबरहुड फर्स्ट क्या होता है? नेबरहुड फर्स्ट का मतलब हो गया कि जब हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पड़ोसी देश, हमें इनकी हेल्प करनी है, यहाँ पर कोई भी चैलेंज आता है तो हम सबसे पहले खड़े होंगे। जैसे कहते हैं ना अपने पड़ोसी को कि भाई आप टेंशन मत लो, कोई भी चैलेंज होगा हम आपके साथ खड़े हैं।
तो वैसे ही हमने ऑपरेशन यहाँ पर जो किया दैट इज सागर बंधु, इसके थ्रू जो है वो रिलीफ पैकेज जो है वो श्रीलंका को प्रोवाइड किया। इवन वहां पर जो इंडियंस थे उनको भी भारत लेकर आए। तो पूरी कम्युनिटी जब एक साथ आ रही है तो हम कह सकते हैं कि स्टिल वी आर यूनाइट। तो जैसे कोविड-19 के टाइम पे पूरा वर्ल्ड एक साथ लड़ा था, तो वैसे ही कंसेप्ट के अंदर अभी श्रीलंका में जो चैलेंजेस आए इसमें मदद कर रहे हैं। क्योंकि श्रीलंका में ना 2 साल पहले अगर हम बात करें तो वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो एक साथ देखे गए थे। जिससे वहां पर जो यंगस्टर्स है उन्होंने प्रोटेस्ट रेज कर दिए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो जैसा जेनजी प्रोटेस्ट चला है कुछ वैसा ही कंडीशन वहां पर बनी थी। तो उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी और फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे। तो वहां पर ऑलरेडी आईएमएफ ने पैसा प्रोवाइड किया, तभी बात बनी थी, तो तभी कुछ एक सोल्यूशन मिले थे। तो अभी स्टिल दोबारा फ्लड लाइक कंडीशन, डिजास्टर इस तरह से देखा जा रहा है। तो पूरी जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो मिलकर जो है वो जो श्रीलंका है उसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इसको मेंस में लिख सकते हैं कि जैसे डिजास्टर्स के टाइम पे सब मिलकर काम कर रहे हैं ना, वैसे ही टेररिज्म को भी एलिमिनेट करने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि टेररिज्म आज के टाइम पे जो ह्यूमंस है, ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बनता जा रहा है। इसका कॉमन एग्जांपल है रेड फोर्ट ब्लास्ट। और जो रेड फोर्ट ब्लास्ट है उसको व्हाइट कॉलर टेररिज्म में भी काउंट कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में। और स्पेशली यहां पर क्या होता है कि माइंड वॉश कर दिया जाता है बिल्कुल, और फिर कुछ इस तरह के चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। देन उसके बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने भी बात करी श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ और कहा भाई टेंशन मत लो, मैं हूं, कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं यानी कि गवर्नमेंट, वो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं है, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। वो देश की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार की बात वहां पर रख रहे हैं। देन उसके बाद असम गवर्नमेंट ने पास किया एंटी पॉलीगैमी बिल 2025, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ये पॉलीगैमी है ये क्रिमिनलाइज हो जाएगी। मतलब कोई पर्सन एक से ज्यादा शादी करता है तो पॉलीएंड्री क्या होता है, जब एक महिला के बहुत ज्यादा जैसे हस्बैंड होते हैं, जैसे पॉलीएंड्री का केस सिरमौर में भी देखा गया था। पॉलीगैमी हो गया एक पर्सन की 2-3 वाइफ। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो है उनको यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया क्योंकि उनके अपने रिचुअल्स रहते हैं, उनको यहाँ पर नहीं कवर किया गया। तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि आर्टिकल 342 के अंदर है उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया। प्लस जो 6th शेड्यूल एरिया उसको भी बाहर निकाला गया। तो 6th शेड्यूल एरिया में 4 स्टेट्स आती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये चारों को याद कर लेना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और 342 इसमें जो भी आ रहे हैं आपके ट्राइब्स, उसको जो है वो उस पर ये कानून अप्लाई नहीं होगा जो ये एंटी पॉलीगैमी बिल है, बाकी सब पर अप्लाई होगा। एक पॉइंट। दूसरा, अगर कोई असम का पर्सन मान लो वेस्ट बंगाल में रह रहा है तो उसको उस पर भी ये कानून वहां पर भी इंप्लीमेंट होगा, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा तब भी इंप्लीमेंट होगा। देन उसके बाद मेंस का क्वेश्चन भी है यहाँ पर कि पॉलीगैमी इन इंडिया रेजेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज रिलेटेड टू रिलीजियस फ्रीडम, जेंडर इक्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कमेंट, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, 150 वर्ड में आप इसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड इन इंडिया सेफ गार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। मतलब शादी करने का अधिकार अपनी मर्जी से। तो अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार अगर हम बात करें तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है, दैट इज आर्टिकल 21। बिल्कुल सही। और देन उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जो लोगों के मतलब एक सेट माइंडसेट जो लोगों का बन जाता है ना रिलेटेड टू पुलिस, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो जो भी चैलेंजेस है ना पुलिस को लेकर भारत में, उन सबको एड्रेस करना है। तो सबसे पहले तो की चैलेंजेस क्या है, जैसे कि न्यू फॉर्म ऑफ क्राइम, साइबर फ्रॉड, ठीक है, साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, ये सब चैलेंजेस बनते जा रहे हैं। वॉरेशन ऑफ फिस्कल लॉज, पहले तो नॉर्मल कानून तोड़े जाते थे बट लेकिन जो फिस्कल लॉज है इनको भी तोड़ा जा रहा है। तो इनको एलिमिनेट करने के लिए जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं इनको रेज करने के लिए मतलब अभी पुलिस को अवेयर होना पड़ेगा। प्लस इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आज भी अगर हम बात करें तो हमारे बहुत सारे पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जो कि ब्रिटिशर्स की जो बिल्डिंग्स है उसमें काम कर रहे हैं, जो कि उनकी कंडीशन सही नहीं है।
तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जेल अगर हम बात करें तो हमारे पास कैदी ज़्यादा है, जेल कम है, ठीक है, तो वो भी ओवर क्राउडेड जेल्स है आज के टाइम पे, तो ये भी एक चैलेंज है। शॉर्टेज ऑफ वर्क फोर्स, हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो पुलिस इन कंपैरिजन टू लाइक जितनी पॉपुलेशन है वो कम है, तो ये भी एक चैलेंज है। देन उसके बाद कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं जिससे मॉडर्नाइज हो पुलिस, तो इनोवेशन हमें करना है स्ट्रेटजीज को लेकर, ठीक है, हमें रिसर्च वर्क के ऊपर काम करना है, हमें जो है वो वोल गवर्नमेंट की अप्रोच रहती है लाइक जैसे ब्रिजिंग एनफोर्समेंट, रिहेबिलिटेशन, कम्युनिटी लेड इंटरवेंशन, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हमें करने पड़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद कौन कौन से मेजर्स जो है वो मेजर टेकन रिफॉर्मिंग मतलब पुलिस को लेकर जो भारत सरकार ने किए है, तो अगर हम स्कीम्स की बात करें तो आपको बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलेगी, जैसे कि असिस्टेंट टू स्टेट्स एंड यूटीज फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस, ये एक इनिशिएटिव है। आप लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की बात करोगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये हो गया, प्लस साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसमें हमने क्या किया, जो ब्रिटिश टाइम के जो लॉज थे उनको रिप्लेस किया और अपने कानून बनाए, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्वदेशी। अभी कहा था ना प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 143 के अंडर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहा कि भाई हमारे जो कानून है, जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट फंक्शन कर रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, दैट इज अ काइंड ऑफ स्वदेशी अप्रोच। और हम आज के टाइम पे स्वदेशी नहीं बोल रहे, हम आज के टाइम पे बोल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। सिर्फ वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं। ये तभी आएगा जब हम न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ेंगे। हम जो ये मत सोचो कि ये करंट अफेयर लेंथी है, ये सोचो कि ये करंट अफेयर हम एक ऐसी अप्रोच बनाकर दे रहे हैं जो कि नॉट ओनली दिस करंट अफेयर बट दिस न्यूज़पेपर द हिंदू हमें एक ऐसी अप्रोच बनाकर दे रहा है जिससे हमें मल्टी डायमेंशनल वे में सोचना आ रहा है। दैट्स वाई न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर ये तभी डेवलप होगा जब हम न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ेंगे। देखो सारा कंटेंट न्यूज़पेपर का है, कुछ भी एक्स्ट्रा से नहीं है, बट लेकिन हमें बस अपने एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। स्मार्ट पॉलिसिंग इनिशिएटिव, तो ये जो 3 इनिशिएटिव है आप इसको संभाल के रखो, तो आप इनको नोट डाउन कर लोगे, याद कर लोगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको लिखने के लिए काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जिस तरह से क्राइम्स सोसाइटी में इंक्रीज हो रहे हैं, क्या क्या मेजर हो सकते हैं, तो वहां पर आप ये तीनों मेजर लिख दो कि भाई ये मेजर हो सकते हैं, सरकार ने इनिशिएटिव भी ले रखे हैं। तो इसलिए ये लेंथी ये ना सोचो कि लेंथी है, ये सोचो कि इसमें इतना कंटेंट है, ये कंटेंट सारा मेंस का है और सब काम आएगा, सबको याद करना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा, और कोशिश ये करनी है कि इनको अपने आंसर में भी इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है गुयाना बिशू। ये अभी न्यूज में है क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी पहले वो चली गई और अब यहाँ पर मिलिट्री रूल शुरू हो गया, और यहाँ पर इस रीजन में ये कंट्री जो है वो लोकेटेड है। इसकी कैपिटल जो है वो बिशू है, और ये वेस्टर्न अफ्रीकन नेशन है। इंपॉर्टेंट, एक तो सेनेगल के साथ बाउंड्री शेयर कर दिया, दूसरी गुयाना के साथ। अब मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो इस साइड पर आता है अटलांटिक ओशन, तो सिंपल इस तरह से ध्यान रखना। उसके बाद इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही काफी है कि ये कंट्री है जहां पर मिलिट्री रूल शुरू हो गया, यानी कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट थी उसको रिप्लेस कर दिया। अगर हम बात करें मिलिट्री रूल है। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, न्यू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस किसको लेकर, ये 1 दिसंबर से इंप्लीमेंट हो रही है। सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं, न्यू गाइडलाइंस में एक तरह से डिजिटल इंडिया के ऊपर काम किया जा रहा है। मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक केसेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि लिस्टिंग जो है वो प्रॉपर हो, डिजिटाइज वे में रिकॉर्ड रखे, फास्टर हियरिंग होनी चाहिए अर्जेंट मैटर की, कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सच एज लाइक बेल हो गया, हैबियस कॉर्पस हो गया, तो उनको लेकर जल्दी ज्यादा से ज्यादा 2 वर्किंग डेज के अंदर उसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। प्लस साथ में रिस्ट्रिक्शंस ऑन ओरल मेंशनिंग, ठीक है, बाय द सीनियर काउंसिल की नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो वो सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। प्लस कहा है कि जो अजर्नमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर केसेस का बर्डन बढ़ रहा है ना, हम बात करते हैं कि भाई केसेस का बर्डन बढ़ रहा है, तो उसका एक कारण सिर्फ यही है कि जो फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट हो रही है, हमें आगे की डेट मिलती रहती है, तो उससे क्या हो रहा है, केसेस बढ़ते जाते हैं, केसेस लंबे चलते हैं। तो उसको भी कह रहे हैं कि भाई इस तरह का सिस्टम नहीं चलेगा, एक टाइम बाउंड रेजोल्यूशन लाओ और जो है वो सॉल्व करो सब कुछ। फिर उसके बाद यहाँ पर एडवांस कॉपी रिक्वायरमेंट लाइक बेल पिटीशंस हो गया और फास्टर प्रोसेसिंग को प्रमोट करना।
तो मतलब क्या कह रहे हैं कि एक तरह से जो डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट बहुत हाई लेवल पर लेकर चल रहा है, ताकि जुडिशरी में जितने भी केसेस है, जुडिशरी की जो फंक्शनिंग है वो ट्रांसपेरेंट और एकदम से अकाउंटेबल वे में हो, और उससे क्या हो कि जो लोगों का जो ट्रस्ट है वो जुडिशरी में लगातार बना रहे। तो ये भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। फिर उसके बाद है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो ध्यान रखना ये क्यों न्यूज में है, रिलेटेड टू स्ट्रे डॉग, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, जो स्ट्रे डॉग्स जो उनको लेकर ये न्यूज में था टॉपिक। अब आपको ध्यान रखना है कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है ये एक स्टेटरी एडवाइजरी बॉडी है जो कि जो भी एनिमल लॉज है, एनिमल वेलफेयर लॉज है, उससे रिलेटेड काम करती है, उनको प्रमोट करती है, प्लस साथ में गवर्नमेंट को अवेयर करवाती है रिलेटेड टू वेरियस इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ले रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1962 में हो रखी है, और ये जो है वो प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंडर आता है। देन उसके बाद है यूनेस्को। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इंडिया अभी री इलेक्ट हुआ है यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 2025 से 29 के लिए। तो ये होगा प्रीलिम का फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये फॉर प्रीलिम स्पेशली। यूनेस्को की हम बात कर रहे हैं। यूनेस्को जो है अगर हम बात करें अभी रिसेंटली यूनेस्को का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें इंडिया जो है वो दोबारा से रिलेक्ट हुआ है 2025 से लेकर 29 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनेस्को की अगर हम बात करें तो उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। एस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें 1945 में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हो रखी है, और एनफोर्समेंट जो है वो नवंबर 1946 में, यानी कि काम करना शुरू किया है 1946 से, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1945। इसमें 194 मेंबर्स है और 12 जो है वो एसोसिएट मेंबर्स है। इंडिया जो है वो मेंबर है यूनेस्को का। और मेजर इनिशिएटिव्स अगर हम बात करें तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम होगा जो कि 1971 में शुरू हुआ था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि जिनकी कल्चरल वैल्यू रहती है उनको प्रिजर्व करते हैं। ये भी एक टारगेट जो है वो यूनेस्को ने रख रखा है। और भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो भारत में है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर याद रखना, इट इज़ इन पेरिस फ्रांस। एंड अभी अगर हम बात करें यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारत जो है वो अगेन री इलेक्ट हो गया है। तो दैट मीन्स इससे क्या होता है कि जितनी भी जो हेरिटेज साइट्स है, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो वर्ल्ड में है, उनको प्रमोट करना, उनको प्रोटेक्ट करने में भारत का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। और यूनेस्को बनाई भी इसलिए गई थी कि कल्चरल और जितने भी हिस्टोरिक जो प्लेसेस है उनमें अगर कॉपरेशन रहेगा तो इससे भी वर्ल्ड की जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस है वो डिफरेंट फ्रंट्स पर काम करेगी, मिलकर काम करेंगे तो पीसफुल वे में हर रेजोल्यूशन को निकाला जाएगा, हर सोल्यूशन को ढूंढा जाएगा। देन उसके बाद है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 2025 अगर हम बात करें 4 साल में एक बार होती है। तो इस बार कहाँ पर हुई है? बाकू में। बाकू इज़ इन अजरबैजान। तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, पहला पॉइंट। सेकंड उसके बाद ध्यान रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 194 मेंबर्स है, भारत इसका पार्ट है, बनाई गई है 1865 में। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करें कि फर्स्ट टेलीग्राफ कन्वेंशन जो है वो पेरिस में हुआ था, जिसके बाद जो है वो ये बन रखी है। इनका मेन काम रहता है कि रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन, जैसे कि अगर हम बात करें रेडियो फ्रिक्वेंसीज, सैटेलाइट पोजीशंस, प्लस साथ में रूल्स वगैरह बनाते हैं रिलेटेड टू द ग्लोबल कनेक्टिविटी, कि किस तरह से कम्युनिकेशन के फॉर्म में जो है वो ग्लोबल कनेक्टिविटी बनी रहेगी, उसको भी जो है वो उस पर भी जो है वो ये काम करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है एनबीए यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इन्होंने जो है वो अगर हम बात करें ₹5.34 करोड़ टू 85 बायोडाइवर्सिटी कमेटी, इन्होंने रिलीज़ किए इतना पैसा 85 बायोडाइवर्सिटी कमेटीज़ इन महाराष्ट्र अंडर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क। तो इतना पैसा दिया है स्पेशली ताकि जितने भी बेनिफिटिंग कम्युनिटीज़ है, स्पेशली इन द वाडा तहसील हो गया, पलघर डिस्ट्रिक्ट हो गया या बीएमसी मुंबई, तो उनको जो है वो बेनिफिट मिल सके एक तरह से। तो ये भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बता सकते हैं। देन उसके बाद सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार बने हैं चेयरपर्सन इंटरनेशनल आईडीईए के फॉर 2026। आईडीईए क्या हुआ? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट 2026 के लिए अपॉइंट हुआ है। और ये मीटिंग कहाँ पर हो रही है? स्टॉकहोम स्वीडन। तो ये प्रीलिम का फैक्ट हो गया। तो याद रखना चेयरपर्सन कौन है? ज्ञानेश कुमार जी, जो क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एंड इसका आर्टिकल कौन सा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
देन उसके बाद है राम प्रसाद श्रीधरन, इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PUMA इंडिया। तो सिंपल है, अपॉइंटमेंट को लेकर याद कर सकते हैं। और अदर अपॉइंटमेंट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, प्रीलिम में पूछा जा सकता है, दैट इज जस्टिस विक्रांत नाथ, इनको अपॉइंट किया और सूर्यकांत को इन्होंने रिप्लेस किया है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, ये बने हैं रवीश कुमार सिंह। चेयरमैन ऑफ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज सुनील पलीवाल। देन उसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डीज कंस्ट्रक्टिव डी ऑटोमोबाइल, शैलेश चंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देन उसके बाद 29 नवंबर को अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल जैगुआर डे होता है, और 28 दिसंबर को होता है, 28 नवंबर को होता है, याद रखना, इंटरनेशनल जैगुआर डे, और 28 नवंबर को होता है रेड पांडा डे। तो ये रेड प्लैनेट डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और दोनों ही डेज जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये मेंस के क्वेश्चंस रहेंगे, इनको लिखकर आप हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। आई होप जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी है, ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।